Open your hands. Let's chant Omkara. Saidam. साईराम मैम। I'm audible बेटा? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस मैम। कोई भी बोल सकता है? Okay. Good. चलिए, अच्छा मुझे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि एक ही क्लास हुई हमारी पिछले महीने, मतलब अप्रैल में जब स्कूल खुला, और एक ही पार्ट, हर वीक में एक ही क्लास है अपनी बेटा, तो मैं ये कर सकती हूँ कि आपको स्टोरी फॉर्म में या आपसे प्रश्न करके उस पार्ट को खत्म कर दूं, फिर आप सेल्फ स्टडी करें, और मुझे अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, तभी हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? ध्वनि पाठ में किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको दीक्षा का लिंक भेजा था। दीक्षा ऐप, अगर आपने उसमें रजिस्टर किया हुआ है तो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बताइए, किसी को कविता में कोई परेशानी है? पहले पार्ट में ध्वनि कविता, तब मैं आगे बढ़ूंगी। क्या हो गया? किसी ने पढ़ाई नहीं की लगता है इसे, है ना? पहला पार्ट देखा ही नहीं हमने। नो, वेरी गुड। अदीप को भी नहीं है? हम कोई भी डाउट नहीं है फर्स्ट चैप्टर। कोई भी डाउट नहीं है? कविता अच्छे से समझ में आ गई सभी को? यस हाँ या ना तो बोल सकते हैं। यस ये 3-4 बच्चे लोग। ओके, ठीक है। अगर डाउट होता है इसके बावजूद भी तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा। चलिए, तो दूसरे पार्ट की तरफ बढ़े। पहले पार्ट में हमारा जो एक व्याकरण का प्रश्न है वो है अलंकार से संबंधित। आपने 7th में 2 या 3 अलंकार ही किए हैं, ठीक है? तो अलंकार के लिए हम एक पूरा सेशन लेंगे, एक पूरी क्लास लेंगे, ठीक है? तो एक या दो जगह, दो चैप्टर्स हो जाए, 3 चैप्टर्स हो जाए, तो उसमें जो जो ग्रामर आई है उसको हम एक क्लास में कर लेंगे, ठीक? ओके, चलिए। अभी अगला पार्ट है हमारा लाख की चूड़ियां। किसने पढ़ा लाख की चूड़ियां? आप में से किसी ने भी रीडिंग की हो मैम मैंने पढ़ा और है। कुछ समझा? मैंने रीड किया है। मैम वो कांच की चूड़ियाँ और प्राची, उसकी चूड़ियों के बारे में बदलू काका और लल्ला के बीच में अनुवाद। वेरी गुड। प्राची, क्या पढ़ा बेटा आपने? क्या समझ में आया? मैम जैसे मैम बदलू प्राची, काका ने मैम लाख की चूड़ियाँ बनाने नहीं छोड़ी थी, वैसे ही हमें हिम्मत ना हारनी चाहिए मैम, उसके लास्ट में भी था मैम। वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष। चलिए प्राची, आप बताइए बेटा। मैम उसमें एक बच्चा होता है, वो उसके मामा के घर हर वेकेशंस में जाता था, और उसे वहाँ पे उसके बद्दू काका से वो हर बार लाख की गोलियां बनवाता था, और फिर बहुत सालों बाद वो उसके काका के यहाँ जाता है, और मैम और फिर वो देखता है कि जो गांव की सब जो औरतें हैं वो सब ना कांच की चूड़ियां पहन रही है, और जो बदलू काका की जो लाख की चूड़ियां होती है उसे छोड़ के सब लोग कांच की चूड़ियां पहनने लग जाती हैं। मैम उनकी बेटी सिर्फ लास्ट जो चूड़ियाँ उन्होंने बनाई थी वो उनकी बेटी ही पहनती है। इसमें विशेष बात क्या है ध्यान रखने वाली, जिसने भी पाठ पढ़ा है, या फिर जैसे प्राची ने हर्ष मैम ने बताया? मैम जो बदलू काका थे वो मनीहार थे। मनीहार, मनीहार मतलब जो चूड़ियां बनाकर बेचता है, मनीहार। जैसे आपने कुम्हार, लोहार पढ़ा हुआ है ना, इसी प्रकार से मनीहार कौन होता है? जो चूड़ी बनाने वाला एक होता है, चूड़ियाँ चूड़ी बनाता बना। आप ये नोट कर लें, 1 वर्ड वाला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। चूड़ी बनाने वाले को क्या कहते हैं? मनीहार। कौन था मनीहार इस कहानी में? बदलू काका, ठीक है?
तो बदलू काका, ये जो कहानी है पूरी एक कहानी उस समय की है जिस समय भारत को आजादी मिली थी, ठीक है, और हमारा देश गांव का देश माना जाता था। मैम बदलू ने गांव का हार कर भी हार नहीं मानी थी। बिल्कुल सही, हार कर भी हार नहीं मानी थी। इस गांव वाले देश में जहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या जो थी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूलों में जाना उनको नहीं पता था, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी। तो उस समय में जब परिवर्तन आया, जब हमारा देश आजाद हुआ और विकास की तरफ अग्रसर हुआ, विकास यानी प्रोग्रेस करने लगा, तो उस प्रोग्रेस के दौरान में यहाँ फैक्ट्रीज खुली, कारखाने खुले, नए नए तौर तरीके हमने सीखे, उसके हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। तो जो पुराना हमारा कल्चर था, पुरानी जो संस्कृति थी, पुरानी जो हस्तकला थी, ग्रामीण उद्योग धंधे थे, उनको हमने धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। और बदलू इन्हीं में से एक कारीगर था जो घर के उद्योग धंधे करता था, जो मनिहार था, चूड़ियां बनाकर अपना पेट पालन करता था, निर्वाह करता था, अपना लाइवलीहुड अर्न करता था। उसके साथ में ये घटना घटित हुई जिसके बारे में लेखक कामता नाथ जी ने बड़े ही अच्छे से वर्णन किया है, क्योंकि उन्होंने उसको ऑब्जर्व जब किया, उसको बहुत बारीकी से जब उसके जीवन की ओर देखा, तो उनको समझ में आया कि कौन सी चीजें हमें नुकसान कर सकती है और कौन सी चीजें हमें विकसित करने में मदद करती हैं। क्या मशीनी युग या कल कारखानों का युग हमारे लिए जरूरी नहीं है या अच्छा नहीं है? बोलो जल्दी, क्या मैम? क्या सोचते हो? मशीनी युग जो हम लेकर आए विकास के नाम पे कि हर काम मशीन करने लगी, कारखाने खुल गए, पुराने उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग धंधे या हस्तकरघा उद्योग या जिसको आप हैंडलूम बोलते हो या हैंडीक्राफ्ट वर्क बोलते हो, इन सब का हनन हो गया, ये सब काम धीरे धीरे बंद होने लगे। तो मशीनी युग का आना अच्छा था या बुरा? मैम दोनों अच्छा है, अच्छा भी है मैम, बुरा भी है। यस देवीना, सायरा। मैम सायरा मैम, मैम बुरा है मैम, मतलब अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी। मैम बुरा है इसलिए क्योंकि उससे लोग मतलब बहुत ज्यादा मशीन्स पे डिपेंड हो जाएंगे और खुद काम नहीं करेंगे, आलसी भी हो रहे हैं। तो उससे भी इफेक्ट होगा। यस, वेरी गुड। और कोई? रेणुका, आज माइक ठीक है? मेरे ख्याल से उसको वेकेशन में आराम मिल गया होगा। रेणुका, अनम्यूट करो बेटा। रेणुका, आप हो क्लास में तो अनम्यूट करो, मुझसे बात करो। यस मैम। हाँ, माइक ठीक है आज? यस मैम। हाँ, तो जवाब दीजिए, मशीनी युग हमारे जीवन में कहाँ तक, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या सोचते हो? पूरी कहानी इसी पे आधारित है, आप जितनी चर्चा करोगे ना, आपके कंसेप्ट उतने क्लियर हो जाएंगे और पाठ पढ़कर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। गलत बोलो, सही बोलो, बोलो। मैम मशीन जब नहीं आई थी तो उससे पहले लोग काम मतलब हाथ से करते थे, तो उनकी एक्सरसाइज होती थी, तो उससे उनको ज़्यादा बीमारी भी नहीं होती थी। पर अभी मशीन आ गई है तो वो उन पर डिपेंड होते हैं, तो इसी वजह से उनकी लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई? अदीब? यस मैम, एक तरह से मशीनी युग अच्छा भी है क्योंकि उसके आने से हमारा काम आसान भी हुआ है। जो काम पहले हम अपने हाथों से किया करते थे उसमें कई मेहनत लगती थी, पर जब जो काम हम पहले हाथों से करते थे अब वह मशीन भी कर सकती हैं, जिससे हमारा काम आसान हो सकता है। वेरी गुड। शुभ्रा? मैम मशीन नहीं होती तो मैम देश डेवलप भी नहीं होता, और मशीन नहीं होती तो मैम हम लोग लेजी भी नहीं बनते। गुड। हाँ शुभ्रा, बोलो। मशीन भी होनी चाहिए लेकिन सायरा मैम। चीजें बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, गुड। शिवम, आप कुछ बोलेंगे बेटा? नो, चलो नो तो बोला आपने। राधिका, दिव्यांश, ऋषिका? हाँ दिव्यांश। यस मैम। मैम मशीन एक अच्छी भी चीज है, अपन ट्रेवल कर सकते हैं।
दूर के डिस्टेंस को। इसलिए आपको लगता है मशीनी युग अच्छा है। ओके ऋषिका। मैम हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छा ये है कि हमारी मेहनत कम लगती है मशीन वाले में, और हमारा समय भी बचता है। और ये बुरा ये है कि हम कामचोर हो रहे हैं, और हमारी जो इम्यूनिटी पावर वो वीक भी हो जाती है। गुड। और कोई? मैम राधिका। कोई उनसे बोले कि हमें ये चाहिए, इम्पोर्टेंट है, और जैसे हमें किसी को ले जाना है तो मशीन की मदद से हम जल्दी से बनाकर उन्हें दे सकते हैं। वेरी गुड। अब नहीं? यस मैम। हाँ बोलिए, आप क्या सोचते हो? मैम ये मैम मशीन का होना अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा ये है जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हमारे पास फोन है, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास अटेंड भी कर पा रहे हैं, हमारा सारा काम भी कर पा रहे हैं। बुरा इसलिए है क्योंकि मशीन के होने से बहुत सारे लोगों का काम छिन गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी यही बात अभी बोलने ही वाली थी, आपने बोल दिया। वेरी गुड। अदनान, कुछ बोलेंगे बेटा? अदनान। मैम मशीन हमारे काम को आसान और बनाती है, जिससे हम काम ज़्यादा नहीं कर सकते। ज्यादा नहीं कर सकते? ज्यादा नहीं कर सकते कि ज्यादा कर सकते हैं? मैम ज़्यादा कर सकते। ज्यादा कर सकते हैं। राघव तिवारी। मैम हाँ बेटा। परम। मैम मैं अभी अभी बोलिए। ज्वाइन हुआ हूँ मैम, क्या क्वेश्चन है मैम, आप प्लीज बता दीजिए। अभी अभी ज्वाइन हुआ। परम, मेरा सवाल है कि मशीनी युग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? क्या मशीनी युग या मशीनों का होना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? आप सोच सकते हैं। खुशी, कुछ बोलोगे बेटा आप? मैम प्राची बोलना चाहती है? चलिए, अगर किसी को नहीं बोलना तो अब आगे मैं बढ़ाती हूँ, ठीक है? हाँ मैम प्राची, मशीन कुछ बोलना बेटा? यस मैम मैम। मैम मशीन से जो काम है वो फास्ट होता है, अगर मशीन नहीं होती तो काम फास्ट नहीं हो पाता। हाँ परम, बोलिए आप। मैम मैम हाँ बोलो बेटा, आवाज आ रही है। मैम मशीन्स के होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस काम में ह्यूमन बीइंग्स एक्यूरेसी से काम नहीं कर सकते, वो काम मशीन्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकती हैं, और रिसर्च वर्क्स में भी बहुत ज्यादा मशीन्स यूजफुल होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम में से सभी ने बोला कि मशीनों का होना अच्छा भी है और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो ये जो 5 लाख की चूड़ियां हैं, लाख कई तरीके से मतलब चूड़ियां जो है आपने देखी होगी, कई प्रकार की होती है। मम्मी के पास होंगी कांच की चूड़ियां, ज्यादातर सोने की या चांदी की चूड़ियां, लोहे की चूड़ी, या फिर पीतल या इसकी कॉपर तांबे की चूड़ियां। तो आपने वैरायटी की चूड़ियां देखी होंगी आपकी मम्मी के पास, आपकी बहनों के पास, या अपने घर परिवार में देखी होंगी। लाख एक ऐसी चीज है जो कि पौधों से हमारे कीड़ों से उत्पन्न होता है, ठीक है? उस प्रकार से होता है, उसको बनाया जाता है। तो जो लाख है, जिस समय में हमारे घरेलू उद्योग धंधे चल रहे थे, ये कह लीजिए कि ये तो पहले से प्रचलन में था हमारा समाज, क्योंकि आत्मनिर्भर समाज था पहले। आत्मनिर्भर समाज का मतलब ये है कि उसको बाहर किसी व्यक्ति पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। आपस में ही गांव भर में या पूरे समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जाति हैं, जो अलग अलग प्रकार के काम धंधे करते हैं, ऐसे लोगों का जो समाज था, वो अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए कभी दूसरों पर निर्भर उस तरीके से नहीं होते थे जैसे कि आज हम हैं।
तो पुराने समय में जो गांव थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, आत्मनिर्भर थे। पूरा का पूरा एक गांव एक यूनिट होता था और उस यूनिट में हर व्यक्ति अपना अपना काम करता था और अपने काम को करके वो दूसरों से उस सेवा को देकर बदले में अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता था। मान लीजिए किसान है जो केवल खेती करता है और अन्न उगाता है, तो किसान को जितनी भी जरूरतें होंगी वो क्या करेगा, अपने घर से थोड़ा सा अनाज देगा, जिसका उन्होंने जो भी चीजें हैं कि कितना अनाज देना पड़ेगा उसको किस चीज के लिए, उतना अनाज देके कोई भी अपनी जरूरत की चीज, कपड़ा, जूता या दूसरे सामान खरीद सकता था। क्योंकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मनी सर्कुलेशन में नहीं थी उस समय में। उस जमाने में पैसे की इतनी ज्यादा वैल्यू किसी को भी नहीं पता थी। वैल्यू, पैसों को कोई समझता नहीं था। गांव में तो पैसों का चलन भी बहुत कम था। हम वहाँ पे तो अनाज के मुद्रा जब बदले नहीं सब थी लेन तो देन गांव, होती थी। हाँ, तो जैसा हमने आपको याद होगा कि सोशल साइंस में भी आपने कई बार पढ़ा है कि आदि मानव के समय में जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, हमारा सिविलाइजेशन या हमारी सभ्यता का विकास हुआ, हमने वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया। वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज सिस्टम, बार्टर सिस्टम, जिसके द्वारा हम एक चीज को लेकर दूसरी चीज, एक चीज को देकर दूसरी चीज ले सकते हैं। ठीक है, तो पूरी सोसाइटी हमारी ऐसी ही थी, इसलिए किसी को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। मैम हम कल ही गए थे, हम अनाज दे के आए और अनाज के बदले हम शक्कर लेके आए थे। हमारे गांव में ही दुकान है एक। वेरी गुड। तो ये बहुत जगह आज भी गांव में प्रचलन में है कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप वस्तु विनिमय के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, विकास के नाम पे जब मशीनें आने लगी, तो मशीनों से काम अधिक, जल्दी और ज्यादा मात्रा में किया जाने लगा। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि भारत की संख्या कैसी है, जनसंख्या कितनी है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा है। मैन पावर का मतलब यह है कि अगर एक मशीन को लगाया जाता है तो उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। एक मशीन 10 लोगों के बराबर काम कर सकती है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। लेकिन जब हाथ से काम किया जाता तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी मेहनत को अंजाम देकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। तो एक ही व्यक्ति उस काम को पूरा नहीं करता था, बल्कि पूरा पूरा एक ग्रुप जो होता था उस काम को करता। हाँ, तो लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते थे। उनकी रोजी रोटी का जो साधन था वो उनके पास था, उनके हाथ में था, उनके गुण उनके साथ में रहते थे। ठीक है, तो संयुक्त परिवार का भी चलन था। ऐसी चीजें भी थी, लोगों को अपने अंदर एक एक क्वालिटी होती थी जो उनका पैतृक पेशा होता था। मतलब जो पापा ने किया, जो दादा ने किया वही पापा ने किया, जो पापा ने किया वही बेटे ने किया, फिर बेटे के बेटे ने किया। इस तरीके से ये प्रथाएं चलती रहती थी, कंटिन्यूस चलती रहती थी, कोई ब्रेक नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद और फिर देश के आजादी के बाद सब कुछ बिखर सा गया, सब टूट सा गया, जिसके बारे में लेखक कामतानाथ जी ने इस पाठ के द्वारा समझाने की कोशिश की है। कामनाथ जी, ये जो बदलू था ये लेखक के मामा के घर गांव रहता था। मतलब हमारा नानी गांव जैसे होता है ना। हम लोग भी जाते हैं, जैसे गर्मियों में, अब 2 साल से तो कोई नहीं जा रहा होगा, बहुत कम बच्चे, और जो साथ में रहते हैं अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ, वो सभी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि सब संयुक्त परिवार में हैं और इस समय परिवार की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जब वो अपने मामा के घर में जाता था छुट्टियों में, तो गांव में जितने भी वहां पे जितने भी मामा के एज के लोग होंगे सब मामा होते हैं। जितनी लड़कियां होंगी मम्मी की एज की होंगी सब मौसियां हो जाती हैं। जितने बड़े बूढ़े होंगे वो नाना जी नानी जी ऐसे होते हैं। ऐसे दादा दादी के यहाँ जाओगे तो सारे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग का चाव इसलिए था क्योंकि वहां से उसे वो कांच की गोलियां मिलती थी और वो अपने दोस्तों को दिखाता था तो उसे अच्छा लगता था। आग की गोलियां, हाँ।
तो मामा के घर या दादा दादी के घर या नाना नानी के घर जाना हमें तभी अच्छा लगता है जब हमें कुछ वहाँ एक्साइटमेंट होता है, कुछ नया सा मिलता है। हम अपने कजिन से मिलते हैं, दूसरी चीजों से मिलते, दूसरे लोगों को देखते हैं और कुछ नई नई अनोखी सी चीजें होती हैं जो हम शहरों में नहीं देख पाते। तो लेखक जब मामा के यहाँ जाता था तो बदलू काका, जो कि उसके मामा लगते थे, बदलू मामा, पर वो उनको काका या चाचा बुलाता था क्योंकि गांव के मैम सभी क्योंकि लोग पूरे गांव के बच्चे उसे काका बोलते थे। काका बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो था बदलू काका के पास जाकर पूरा पूरा दिन स्पेंड करता था, क्योंकि बदलू काका थे मनिहार और वो रंग बिरंगी चूड़ियां बनाया करते थे। तो उन चूड़ियों को, लाख की जो चूड़ियां बनती थी और उसके बाद जो लाख बच जाती थी, उससे वो इस छोटे से बच्चे को तरह तरह की रंग बिरंगी गोलियां बना देते थे, कंचों की तरह। ठीक है, गोलियां बना के जब देते तो बदलू तो क्योंकि छोटा था, छोटे बच्चे इन सब चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं। तो जो कामताना, जो लेखक है, वो बहुत छोटा था और जब बदलू उनको बहुत सारी गोलियां बना कर देता तो उनको बड़ा अच्छा लगता। वो शहर में आके अपने फ्रेंड्स को दिखाते और बहुत ज्यादा इन सब चीजों की चर्चा होती। तो इसी वजह से लेखक जो है हर वर्ष अपने पापा की मम्मी के साथ में वहां पे जाता था और बदलू काका से जरूर मिलता था। वो उनकी बड़ी खातिरदारी करते कि शहरी बाबू आए हैं, बहुत इज्जत सम्मान करते। और पूरे दिन भर जब वो काम करते तो लेखक बड़े मतलब ध्यान लगा के उनकी हर एक चीज को देखता कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और वाकई चूड़ियां बनाने में बड़ी मेहनत का काम था। लेकिन उसके पापा का तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, स्थानांतरण हो जाता है। शब्दों को ध्यान से सुना कीजिए, तबादला, बदली, स्थानांतरण, ट्रांसफर, ये सब एक ही है। ठीक है, तो नए नए शब्दों को पकड़कर याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि आप जब लिखें तो आप अपनी भाषा में चेंज ला सके, परिवर्तन कुछ कर सके। तो तबादला हो गया था तो वो नहीं आ पाता है गर्मियों में, और कई वर्ष बीत जाने के बाद जब वो आता है बड़ा होने के बाद तो सब कुछ बदल गया होता है। अब उसको बहुत मन करता है कि इस गांव में तो एक बदलू काका थे, चलो उनसे मिलकर आता हूँ। जब बदलू काका के पास जाकर देखता तो उसको पहले वाले बदलू काका नहीं दिखाई देते, जो कि रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे, उसको तरह तरह की गोलियां देते थे, बहुत ज्यादा ठाके लगाया करते थे और पूरे टाइम बिजी होते हुए भी उसको पूरा टाइम देते थे। अब वो देखता है कि बदलू काका तो बड़े बूढ़े हो गए हैं, बीमार से भी दिखाई दे रहे हैं। तब वो कंपेयर करना शुरू करता है। उसके मन में भाव आता है कि अब ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण बदलू काका की दशा ऐसी हो गई है। अब लेखक क्योंकि बड़े हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों को जज कर सकते हैं। अब आप भी जैसे बड़े हो गए हो, है ना, अगर आपको बोला जाए कि केजी के बच्चे जैसा बिहेव करो या केजी का बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या है ना, क्योंकि आप बड़े हो गए, आप उसी फेज से आए हो, पर आप पहले जैसे नहीं हो। आप फर्स्ट सेकंड के बच्चे जैसा रिएक्ट नहीं कर सकते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है आपकी समझदारी बढ़ रही है। तो लेखक भी जो बचपन में काम करता था, अगर बदलू काका अब भी उसको गोलियां देते तो क्या लेखक को वैसा ही एक्साइटमेंट होता? नहीं होता, है ना। तो इसीलिए लेखक जब सोचने लगता है तो पाता है कि बदलू काका पहले जैसे नहीं, बदल से गए। पहले बदलू काका ढेर सारी बातें करते थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, नई नई बातें बताते थे। और गांव में अगर किसी औरत को वो कांच की चूड़ियां पहनते देखते थे तो बड़ा गुस्सा होते थे। गुस्से के मारे उनके हाव भाव ही बदल जाते थे। और लेखक बोलते हैं कि उस समय जब मैं बहुत छोटा था तभी भी मैं ये देखता था कि वो किस प्रकार से इन चीजों के विरोध में अपने भाव प्रकट करते थे। वो कभी नहीं पसंद करते थे कि औरतें कांच की चूड़ियां पहने, लेकिन अब का जमाना बदल गया। उसने पाया कि 8-10 वर्षों के अंतराल के बाद जब वो वहां उस गांव में पहुंचा है लेखक, तो उन्होंने पाया कि वहां हर औरत के हाथ में कांच की चूड़ियां थी, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां, डेलीगेट सी, नाजुक सी। तो सोचता है कि बदलू काका का क्या हुआ होगा। जब वो उनसे बात करता है तो पाता है कि बदलू काका का जो काम धंधा है वो बंद हो चुका है।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब लाख की चूड़ियां नहीं पसंद करता। ठीक है, तो लाख की चूड़ियां ना पसंद करने का भी एक रीजन था, जैसा अभी शुरू आप सभी ने बोला कि काम जल्दी हो जाता है ना, कम समय में हो जाता है। तो फैक्ट्री से बनने वाली इन चूड़ियों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो भी चीज फैक्ट्री से बनती है उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, और इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, उसकी लागत कमाने की वजह से वो सस्ती हो जाती है। तो हमें क्या लगता है कि जो हाथ से बनाई हुई चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथ की बनाई हुई चीजें आप हमेशा आपकी रेट में आज के समय में अगर लेने जाओगे तो आप पाओगे कि हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम जो होता है ये बहुत कॉस्टली होता है। जितनी भी घरेलू उद्योग धंधों के द्वारा बनाई हुई चीजें होती हैं, क्योंकि वो मजबूत होती हैं और उसमें लोगों की मेहनत बहुत ज्यादा की होती है, वो कॉस्टली मिलती है। अब आप घर में देखोगे कि एक मटका आया, मटका खरीदने जाओ, आप देखो बोलोगे पहले तो ये 20 रुपए में आता था, अब इतना 60, 70, 100 रुपए में क्यों दे रहा है? इसका रीजन है अब उनकी कोई बिक्री नहीं होती है, तो वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग, जब सीजन आता है गर्मियों का, उसमें वो अपनी बिक्री करते हैं। इसी तरीके से दिवाली के समय में आप देखो, आपको बहुत सारे कैंडल्स मिलते हैं, सीरीज मिलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी से आप जला के दियों जैसा लुक दे लेते, फिर भी आप देखोगे कि मम्मा जो है वो मिट्टी के दिए खरीद के लाती है, और उस समय मिट्टी के दियों की कीमत भी ज्यादा होती है। अगर हम तुलना करते हैं तो लगता है मिट्टी के तो दिए हैं, कितने महंगे क्यों दे रहे हैं, पर उनकी तो रोजी रोटी वही है। ऐसे ही बदलू की रोजी रोटी का साधन लाख की चूड़ियां थी, जिसको बड़ी मेहनत से बनाता था, और उसकी चूड़ियां पूरे गांव भर में बहुत ज्यादा फेमस थी, क्योंकि उसकी सुंदर डिजाइन, उसकी सुंदर फिनिशिंग की वजह से गांव की ही औरतें नहीं बल्कि आसपास के दूर दराज के इलाकों के लोग भी वहीं से चूड़ियां लेने आते थे। वो इतना नाम कमा चुका था चूड़ियां बनाने के उसमें। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल पलट चुकी थी, बिल्कुल विपरीत थी, और लेखक ने पाया कि कोई उनकी चूड़ियों को नहीं पूछता, गांव की सारी औरतें बढ़िया काम चूड़ियां तक ढूंढ रही है। रेणुका के हाथ में ऐसा है क्या? सिर्फ रेणुका को लग रहा है ऐसा? मैम आपकी वॉइस सच्ची में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। समझ में नहीं आ रहा बेटा कुछ भी। सायरा मैम हल्का हल्का ही आ रहा है। अभी मैम क्लियर वॉइस आ रही है। मैम क्लियर है वॉइस। थोड़ा सा बेटा आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, थोड़ा सा टॉलरेट करने की कोशिश करना। नेटवर्क इशू अपने कंट्रोल में नहीं रहता, बस हम लोग थोड़ा सा इसमें इधर उधर करके एडजस्ट कर सकते हैं। नेटवर्क इशू यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मेरे सिग्नल्स तो प्रॉपर है। चलिए कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लेखक ने जब बहुत सारी चीजों को, वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना। ठीक है प्राची, देवीना, बार्टर सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब है जो मुझे चाहिए मैं उस जगह पे जाके वो जितना उसके बदले में मेरे पास जो सामान है मैं वो दे दूंगी। लाइक गांव में जो थे कि आप देखोगे कि जाति के हिसाब से कार्य होता था, तो उस जाति के हिसाब से जो व्यक्ति जो चीज बनाता था या उपजाता था, पैदा करता था, उत्पन्न करता था खेतों के द्वारा, वो उस चीज को जाके दूसरे को दे देता था। जैसे उसको चप्पल चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? चप्पल बनाने वाले के पास, और उससे जूते या चप्पल अनाज के बदले में ले लेगा। अगर कपड़ा बनाने वाला बुनकर है तो वो अपने बुने हुए कपड़े ले जाएगा, उसके बदले में उसको जो चाहिए किसान के पास जाकर अनाज ले सकता है बदले में। पैसे की कोई बीच में जगह नहीं थी। उस समय जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो बदलू जो था
ऐसे तो उसको जो कोई भी कुछ दे देता वो बड़े आराम से ले लेता था, कभी भी किसी से बहस नहीं करता था, है ना। अगर आपको याद हो कोई कहानी राजा महाराजा की सुनते हैं, या फिर अगर आप पुराने समय की बातों को देखते हैं, तो आप पाओगे कि हर घर में एक डॉक्टर हुआ करता था, वैद्य जी होते थे, फैमिली डॉक्टर बोलते थे, फैमिली वॉशरमैन हुआ करता था। इस तरीके से आप देखोगे कि हर एक काम करने के लिए एक परिवार से एक जुड़ा हुआ व्यक्ति होता था। परिवार का ही नाई होता था जो बालों को काटता था, ठीक है। तो समय समय पर, तीज त्योहार पर इनको कुछ ना कुछ दे दिया जाता था। ये हर परिवार का देखभाल करते थे अपने हिसाब से। तो इसी तरीके से गांव में जो बदलू था वो हर एक के शादी ब्याह में लाख की चूड़ियां दिया करता था बना बना के, और उस समय में ये अपनी जिद पे अड़ जाता था। इसको जो चाहिए होता था वह मांग लेता था, और इतने सालों से वो कभी कुछ नहीं मांगता था, लेकिन किसी के घर में कुछ फंक्शन होते थे, वहां पे अगर उसको चूड़ियां देनी होती थी तो अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेता था। तब लोग भी इसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते थे, क्योंकि इतने समय में जो भी कुछ वो देते थे वो इसको वो आराम से बदलू ले लेता था, कभी भी उनसे बहस नहीं करता था कि मुझे ज्यादा चाहिए या ये नहीं चाहिए। तो ऐसे समय में गांव में लोग अपने घर के काम करने वाले लोगों को कपड़े लत्ते, अनाज, जो जो चीजें वो दे सकते हैं वो सारी चीजें देते हैं। आज की डेट में पैसे रुपए दे देते हैं साथ में, पर तब इतने ज्यादा पैसों का चलन नहीं था, मुद्रा का चलन नहीं था, रुपए नहीं चलते थे समाज में, सोसाइटी में, अर्थव्यवस्था में। तो लोग सामान के जरिए उसको बैलेंस कर लेते थे, संतुलित कर लेते थे। ऐसे ही बदलू के साथ था। पर उसने एक जोड़ी जब ये चूड़ियां बनाई आखिरी, क्योंकि शादी ब्याह में लाख की चूड़ियों की बहुत ज्यादा महत्ता थी, तो जमींदार ने उसकी कीमत बहुत कम लगाई। वो जैसा सोचा करता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जैसा होता था हमेशा वैसा कुछ नहीं हुआ। और फिर उसने चूड़ियां देने से इनकार कर दिया, और ये सारी घटना उसने लेखक को तब बताई जब वो बड़ा होकर कुछ वर्षों के बाद उसके पास आता है। तब जब रज्जो के हाथ में लेखक देखता है कि लाख की बड़ी ही सुंदर चूड़ियां हैं, और बदलू इस चीज को देख लेता है, तो उसको बताते हुए कहता है कि ये मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था जिसको जमींदार ने नहीं लिया, और इसलिए मेरी बेटी के हाथों में है। तो लेखक को ये समझ में आ जाता है कि बदलू जो है वो बड़ा ही हिम्मती है, जैसा कि अभी बताया था ना आप में से प्राची ने बताया था आई थिंक, कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब वो अपने पेशे के साथ में इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था कि वो उसको कम ये सोच के कि मेरा क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, उसने उस तरफ कोई भी अपनी वो नहीं की कि मतलब मैं कम में ही ले लूं या जमींदार जितना कुछ देगा उतने में ही मान जाऊं। अपने हक को उसने बराबर उसी तरीके से मांगने की कोशिश की, लेने की कोशिश की। हाँ खुशी, खुशी के साथ में क्या हो रहा है? हाँ कोई बोल रहा था कुछ? ठीक है। हाँ बेटा, बेटा मैं हाँ दीक्षा का लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप उसको एक बार देख लेना, क्वेश्चन आंसर्स आप कहोगे तो अगले वीक हम इसको क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आप पढ़ के रखना क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट होगा तो वो भी क्लियर कर लेंगे, और सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखक जब देखता है तो उसको इस बात की खुशी थी कि बदलू ने हार नहीं मानी। लेकिन अब सवाल है आपसे, बदलू ने हार नहीं मानी, बदलू ने सोचा कि मैं लाख की ही चूड़ियां बनाता रहूं, तो क्या उसका यह सोचना सही था उसके लिए? अब बताइए। मैम कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? बदलू ने हार नहीं मानी, मतलब वो अडिग रहा, अटल रहा कि मैं तो लाख की चूड़ियां बनाऊंगा, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना मत ले। क्या उसका ये रवैया, उसका ये फैसला उसके लिए ठीक था? यस मैम, पर मैम जो मैम पर उसके धंधे के लिए भी ठीक नहीं था मैम, उसके धंधे के लिए ठीक नहीं था पर मैम, क्योंकि उसका धंधा मैम अब कांच की चूड़ियां चलने लगी थी। अगर वो कांच की चूड़ी बनाता
तो मैम उसका उसका रोजमर्रा की जिंदगी भी चलती, घर भी चलता। मैम उसे गाय भी बेच दी थी ऊपर से। मैम मैम मुझे लगता है कि मैम उसके उसने जो ये सोचा वो सही नहीं था, क्योंकि समय के हिसाब से उसे भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, गुड। और कोई? शिवम कुछ बोल रहे थे आप आज? शिवम कुछ बोल रहे थे बेटा? नो मैम, कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ नहीं बोल रहे थे? अच्छा, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। समय के साथ बदलना जरूरी है। जैसा शुरू में यहाँ बताया था, आप में से खुशी ने, अवनी ने बताया था, हाँ अवनी ने बताया था ना कि लैपटॉप है या मोबाइल है तो हम ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं। अगर आप अड़ जाओ कि नहीं मैं तो ऑफलाइन ही क्लास लूंगा, तो क्या हमारी वो एजुकेशन कंप्लीट हो पाएगी? अगर मैं तो बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगी, मुझे तो इस पे पढ़ाना ही नहीं है लैपटॉप पे कंप्यूटर में, तो क्या मैं अपनी नौकरी बचा पाऊंगी? नो। मेरी डिमांड नहीं है। तो समय के हिसाब से जो ये सिचुएशन है, जो ये पेंडेमिक वाली परिस्थिति हमारे सामने आई है, इसके हिसाब से हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। पुरानी चीजें तो मुझे आती हैं, पुराने तरीके से आपको भी पढ़ना और पढ़ाना आता है, समझना आता है, लेकिन आपने भी अपने अंदर बदलाव लाया और इस नए बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर जब आपने चलना शुरू किया तो आपके लिए वो सरल हो गया है। अगर आप हट करने लगो मैं तो स्कूल ही जाऊंगा, बोर्ड पर ही पढ़ूंगा, टीचर से सामने ही पढ़ूंगा, तो ये संभव नहीं है इस समय में। तो परिस्थितियां हमको बदलाव की ओर ले जाती हैं और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसको जितनी जल्दी आत्मसात कर लेता बदलू, उतना ही उसके लिए अच्छा होता। पर बजाय उस चीज को अपने साथ लेने के, उसने उस चीज पर डटे रहना ही अच्छा समझा। उसने सोचा कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। उसकी ये सोच उस पर भारी थी, है ना। तो परिवर्तन, परिस्थितियां हमें बदलती हैं, हम खुद नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। जैसे सिचुएशंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, आज आपको यहाँ पे पानी बहुत भरपूर मात्रा में आ रहा है। जिन लोगों के पास पानी नहीं आता, आप देखो वो लोग पानी स्टोर करते हैं, या पानी जब आता है तभी सारे काम निपटा लेते हैं। ठीक है, मम्मी को देखो, छोटे छोटे जिनके बेबीज हैं, बच्चे हैं, मम्मी अपने बच्चों के साथ सो जाती है और फिर काम कर लेती है। जैसे बच्चा सो जाता है वो फटाफट फटाफट काम निपटाती है कि काम नहीं छूट जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो टाइमिंग्स होती है, आप उसके हिसाब से अपने हर काम को मैनेज करने की कोशिश करते हो। कल आप पेन से लिखते थे, आज आप टाइप करते हो। कल आप ऑफलाइन एग्जाम देते थे एग्जाम हॉल में बैठ के, आज ऑनलाइन एग्जाम देते हो। कल बड़े बड़े उत्तर लिखा करते थे, आज आप शॉर्ट आंसर्स लिखते हो या वन वर्ड लिखते हो। ये चेंजेस हैं। ठीक है, आज मैं आपको नहीं देख सकती, आपकी ईमानदारी आपके साथ में, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। क्लास में रहते हो तो हम आपको वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप भी ईमानदारी से काम करते हो। पर अब जब है तो आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस तरीके से हम पाते हैं कि बदलू ने भी अगर थोड़ा सा चेंज लाया होता, उसने भी कांच की चूड़ियों को अहमियत दे दी होती और उस तरफ से या कोई ऐसा काम धंधा सीखा होता जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर पाता, तो उसके जीवन में यह कठिनाई का क्षण नहीं आते। उसकी परिस्थिति कुछ अलग होती, लेखक उसको देखकर खुश होता, दुखी नहीं होता। लेकिन बदलू को चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ भी काम नहीं आता था। इसलिए हमें कैसा होना चाहिए? मल्टी टैलेंटेड। आप जिस चीज में अच्छे हो वो तो है ही आपका प्लस पॉइंट। आपको जो चीजें नहीं आती उनको भी सीखना हमें जरूरी है, ताकि कभी समय आने पर, लाइक आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा खान पान की बदलती तस्वीर, बहुत सारे चैप्टर्स को आप इसके साथ में ले सकते हो। तो उसमें हमें बताया ना फास्ट फूड, मतलब आज के समय में मम्मियां बिल्कुल बेफिक्र होकर कहीं घूम आती है। घर में आप अकेले होते हो तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा हमारा कुछ तो बना ही लेगा, चाहे सैंडविच बना लेगा, मैगी बना लेगा, कुछ तो बना ही लेगा, भूखा नहीं रहेगा। और आप वाकई भूखे नहीं रहते हो, है ना। आप वेट नहीं करते मम्मा आएगी खाना बनाएगी तो देगी।
आप हर चीज की तैयारी खुद से कर लेते हो। तो ये चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। आपने अपने आप को बदल लिया है ये सोचकर कि कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं यह काम कर सकूं। और मम्मी ने भी आपको यह सब चीजें सिखाई इसीलिए होंगी कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप लोग भूखे ना रहो। तो ये परिवर्तन है, और आपने अगर इसको आत्मसात कर लिया, आपने इसको अगर अपने साथ ले लिया है, तो आपको किसी भी जगह कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप कॉलेज में जाओ, चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे किसी और जगह रहो। ठीक है, तो बदलू की ये कहानी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है। प्लस इसमें एक चीज और जोड़ी जा सकती है कि परिवारों के साथ या पूरे गांव या समाज के साथ जो अटैचमेंट होता था, आज हमें वो अटैचमेंट देखने को नहीं मिलता है। बदलू लेखक के साथ कितना जुड़ा हुआ था, लेकिन जब लेखक कई सालों के बाद जाता है और पाता है कि बदलू का कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसे यह भी बुरा लगता है। उसे बुरा लगता है कि पहले लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, अब किसी की भी हेल्प कोई नहीं करता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो ये ड्रॉबैक था। तो हमारा समाज धीरे धीरे जब परिवर्तित होता है ना, तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर आप अभी ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इसके सकारात्मक ही जो फायदे ही हैं वही मिल रहे हैं, आपको नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती रहती हैं, जिसको हमें लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पाठ है, इसको जरूर पढ़ें और प्रश्न उत्तर के लिए तैयारी से आए अगली क्लास में। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? कोई कठिन शब्द हो जिसका अर्थ नहीं पता हो, जिसने पढ़ा हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई इससे संबंधित आपके पास अगर कोई और सवाल या जवाब देना हो आपको। हिमांशु क्या होता है? हाँ बेटा, राधिका, राधिका चौखट का मीनिंग क्या होता है? किसका? टाइप कर सकते हो आप तो टाइप कर दो। टाइप कर सकते हो बेटा। राधिका, किसी को राधिका ने क्या बोला समझ में आया तो बता दो प्लीज मुझे। मैम चौखट। चौखट, ओके। चौखट उसे बोलते हैं, आपने देखा होगा आपका जहाँ दरवाजा होता है नीचे थोड़ा सा एक बेस होता है ना, जिसके बाद दरवाजा उस तरफ नहीं जाता है, ऊंचा उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चौखट। गांव में ये ऊंची ऊंची बनाई जाती थी क्योंकि पुराने लकड़ी के जो दरवाजे होते थे ना उसमें, अभी तो हम लोग बहुत अच्छे से। मैम हमारे पास है, मैं बताऊं क्या, हमारे घर में ही है। हाँ बिल्कुल, हमारे घर में ही है। बहुत अच्छी बात है। दिखा सकते हो क्या आप अभी? यस मैम। मोबाइल से हो तो दिखा सकते हो आप। हाँ वेरी गुड। ये नीचे देखो राधिका, बेटा नीचे देखो, दरवाजे के नीचे जो मोटा सा लकड़ी का जो आप देख रहे हो ना, एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है। मैम उसे दिखा है? एक और वर्ड, मतलब उसे एक और चीज बोलते हैं, ठोकर ही बोलते हैं उससे। दहलीज, अच्छा हो सकता है। तो इसको चौखट बोली जाती है। दरवाजा जो लगा रहता है ना जहाँ पे सेट होता है, बंद होता है, तो वो एक बीच में लकड़ी रहती है कि दरवाजा उस तरफ ना चला जाए, उसको रोकने के लिए थोड़ा सा ऊंचा, या फिर बाहर से कोई जीव जंतु या अंदर से कुछ चीजें वहां पे रुक जाएं, उसको चौखट बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया शिवम, गुड। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भट्टी? ओके, भट्टी जिसमें गलाया जाता है, जिसमें आग लगी होती है, जैसे चूल्हा होता है ना, चूल्हे जैसी भट्टी होती है, लेकिन वहां पे जैसे ईंटों को पकाने के लिए भट्टी की आवश्यकता होती है, ऐसी जगह जहाँ पे ईंटों को रखकर आग लगा दी जाती है जिससे वो पक जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों को भी ऐसे ही पकाया जाता है भट्टी में डाल के। चूड़ियों को बनाने के लिए उसको पिघलाना पड़ता है, लाख को मेल्ट करना पड़ता है जिससे उसको शेप दी जा सके, और उस शेप देने के लिए भट्टी का प्रयोग किया जाता है। वो आग जलाई जाती है एक जगह पे, एक प्रॉपर प्लेस होती है उसकी, कहीं पे भी आग नहीं जलाई जाती।
ठीक है, तो उस जगह को भट्टी का नाम दिया जाता है जहाँ पे ये सारे काम किए जाते हैं। और कोई? मैम लाख किससे मिलता है? लाख बेटा कीड़े होते हैं, आई थिंक नेचुरल चीज है लेकिन कीड़ों से मिलता है। जैसे आप देखते हैं ना गम वगैरह होता है, जैसे गोंद पौधों से निकलती है, ऐसी लाख कीड़ों से इसके कीड़े होते हैं। जैसे आप देखते हो सिल्क के लिए रेशम के कीड़ों का पालन होता है, ऐसे ही लाख के लिए भी कीड़े होते हैं, उनको पाला जाता है और फिर उसके बाद लाख को निकाला जाता है। तो इसका भी जैसे शहद निकालने के लिए हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, उनको पालते हैं, उसी प्रकार से लाख को भी पाने के लिए हमें इन कीड़ों को पालना पड़ता है। पेड़ों मैम पे ही लाख पाला को जाता है। मैम लाख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाख ही बोलते हैं, LAC, लाख। ठीक है। हाँ राघव? मैम भट्टी बॉनफायर ही होगी। हाँ बेटा, एक जगह पे आग लगा दी जाती है, लेकिन जो भट्टी आप जिस सेंस में बात कर रहे हो वो ये एक प्लेस ही होती है, मतलब अलग अलग जगह पे रोज भट्टी नहीं लगती है। भट्टी एक प्रॉपर प्लेस को ही बना दिया जाता है, सभी को पता होता है कि इसी जगह पे जाके ये काम करना है, आग में जो गर्म करना है, सेकना है या पकाना है वो उसी प्लेस पे ही होगा, है ना। जैसे चूल्हा एक जगह पे प्रॉपर होता है, आज के डेट में आपको बहुत अलग अलग मिल जाएंगे कि आप उसको लेकर इधर उधर घूम रहे हो, लेकिन पुराने अगर गांव घर देखोगे तो रसोई में एक जगह चूल्हे को फिक्स कर दिया जाता था और वो उसी यस जगह मैम, पे हमारे घर मैम वो हमारे घर चिपका में भी हुआ रहता चूल्हा था एक जगह ही जमीन है। से और किनारों से, पीछे यस दीवार मैम। से चिपका हुआ रहता था, तो वो फिक्स होती थी प्लेस। लेकिन उसका हमने नया वर्जन निकाला, क्योंकि कभी हमें मन करता है चूल्हे पे खाने के लिए तो आपको दुकानों में लोहे के चूल्हे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो चूल्हा है हमारे मैम यहाँ हमारे हम पास कल हमारे वहाँ पे भी है। मैम हमारे पास मिट्टी का चूल्हा है ये। बिल्कुल होगा शिवम, मुझे पता है, अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से तो जो भट्टी है वो भी एक प्रॉपर प्लेस में आग लगाने के लिए, आग जला के रखने के लिए और चीजों को पकाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। मैम वो जो लाख है मैम वो लेसिफर लक्खा नाम के कीड़े से आती है। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, गुड। हाँ रुद्र? मैम मेरी मम्मा आपसे मीटिंग के बाद थोड़ी बात कर सकती हैं? कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, मीटिंग से लीव हो जाएंगे ना तभी तब कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ 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 रुद्र। मेरी माँ वो आपसे मीटिंग के बाद बात कर सकती हैं? कर लेंगी, ठीक है। फोन पे करना है? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। प्लीज प्रश्न पढ़ें और उसके जवाब ढूंढ कर रखें, सोच के रखें। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम, Thank you, सायरा ma'am. मैम, Bye, थैंक यू ma'am. मैम, सायरा मैम, बाय मैम।